आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। मराठा साम्राज्य। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें शिवाजी के उदय से लेकर अंग्रेजों के हाथों उनके पतन तक की एक पूरी यात्रा पर ले जाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है। ये कहानी एक बहुत ही मतलब दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या? कि एक साम्राज्य जो एक व्यक्ति के मजबूत सेंट्रलाइज्ड विजन से पैदा हुआ, वो आखिर कैसे एक विशाल ढीले ढाले कन्फेडरेशन में बदल गया, और क्या उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसके पतन का कारण बनी। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई, इसका सिस्टम इतना अनोखा क्यों था, और वो कौन सी दरारें थीं जो आखिरकार इस विशाल इमारत को गिरा गईं। तो चलिए शुरू करते हैं उस इंसान से जिसके बिना मराठा साम्राज्य होता ही नहीं। छत्रपति शिवाजी। बिल्कुल। शिवाजी की कहानी सिर्फ एक राजा के बनने की कहानी नहीं है, ये जीरो से एक पावर स्ट्रक्चर बनाने की कहानी है। उनके शुरुआती जीवन पर उनकी माँ जीजाबाई और उनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव का बहुत गहरा असर था। मतलब उन्होंने उन्हें धर्म और शासन दोनों की शिक्षा दी। और जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके पास कोई बहुत बड़ी सेना तो थी नहीं, मतलब मुगलों या बीजापुर सल्तनत जैसी नहीं थी। यहीं पर उनकी वो मशहूर गुरिल्ला युद्ध नीति काम आई। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि औरंगजेब उन्हें गुस्से में पहाड़ी चूहा कहता था। हाँ, और ये उपनाम जो शायद अपमान के लिए था, असल में उनकी रणनीति की सबसे बड़ी तारीफ है। अच्छा, कैसे? देखिए, गुरिल्ला युद्ध का मतलब ही है दुश्मन को वो लड़ाई लड़ने पर मजबूर करो जिसके लिए वो तैयार नहीं है। अचानक हमला करो, उनकी सप्लाई लाइंस काटो, उन्हें थकाओ और फिर गायब हो जाओ। ये छोटे संसाधनों से एक बहुत बड़ी ताकत को घुटनों पर लाने का सबसे कारगर तरीका था। और इसका एक क्लासिक उदाहरण है 1659 में अफजल खान का वध। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये पूरा एक दिमागी खेल था। बिल्कुल। उन्हें पता था कि वे खुली लड़ाई में अफजल खान की विशाल सेना को तो नहीं हरा सकती। सही बात। तो उन्होंने उसे एक निजी मुलाकात के लिए बुलाया और बाघ नख नाम के एक छिपे हुए हथियार से उसे मार गिराया। ये तो किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म जैसा सीन लगता है। हाँ, मतलब कूटनीति और हिंसा का एक खतरनाक मेल। इसने पूरे दक्कन में एक संदेश भेज दिया कि शिवाजी को कम आंकना एक बहुत बड़ी भूल होगी। लेकिन फिर 1665 की पुरंदर की संधि हुई, जहां उन्हें राजा जयसिंह के सामने झुकना पड़ा और 23 किले मुगलों को देने पड़े। ये तो एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जरूर था, लेकिन महान लीडर हार से परिभाषित नहीं होते, वो वापसी कैसे करते हैं उससे होते हैं। सही। शिवाजी ने इस हार को अंत नहीं माना। उन्होंने अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा किया और 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। और छत्रपति की उपाधि धारण करना सिर्फ एक सेरेमनी तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुगलों को एक सीधा संदेश था कि दक्कन में एक संप्रभु, एक इंडिपेंडेंट शक्ति का उदय हो चुका है। अब बात करते हैं उनके प्रशासन की, जो उनकी सैन्य जीतों जितना ही प्रभावशाली था। उन्होंने अष्टप्रधान की स्थापना की। इसे हम उनकी ड्रीम टीम या 8 मंत्रियों की एक काउंसिल समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीक बात है जिसे स्रोत साफ करता है। क्या? ये आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा नहीं था, जहां मंत्री मिलकर फैसले लेते हैं। ये 8 मंत्री शिवाजी के सलाहकार थे, लेकिन अंतिम फैसला वो सिर्फ और सिर्फ छत्रपति का होता था। अच्छा, तो सारी शक्ति उनके हाथ में केंद्रित थी। बिल्कुल। तो इस सेंट्रलाइजेशन का फायदा और नुकसान क्या था? मुझे लगता है कि फायदा तो ये होगा कि फैसले बहुत तेजी से होते होंगे, कोई लंबा डिस्कशन नहीं। सही पकड़ा आपने। शिवाजी की व्यवस्था की खूबी और खामी एक ही चीज थी। मतलब? सब कुछ उन पर निर्भर था। जब तक एक काबिल और दूरदर्शी छत्रपति गद्दी पर था, यह सिस्टम बहुत कारगर था। लेकिन इसने एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था नहीं बनाई जो एक कमजोर शासक के दौर में भी टिक सके। एग्जैक्टली। शायद यही एक वजह है कि बाद में सत्ता पेशवाओं के पास इतनी आसानी से चली गई। क्योंकि सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर था। सही। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। अब उनके रेवेन्यू सिस्टम पर आते हैं, जिसके 2 शब्द चौथ और सरदेशमुखी इतिहास में अमर हो गए हैं। ये सिर्फ टैक्स थे या कुछ और? ये सिर्फ टैक्स नहीं थे, ये मराठा प्रभाव को फैलाने का एक बहुत ही चालाक जियोपॉलिटिकल टूल था। अच्छा? चौथ, जो कि उपज का 25% होता था, वो पड़ोसी राज्यों से उनकी सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। मतलब आप हमें चौथ दीजिए और हम आप पर हमला नहीं करेंगे। अरे वाह, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन मनी था।
हाँ, एक तरह से, हाँ। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर देखिए। चौथ देकर एक राज्य अनजाने में ये मान रहा था कि मराठा उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। बिना जमीन पर कब्जा किए अपना दबदबा बनाने की रणनीति थी ये। बिल्कुल। और सरदेशमुखी एक 10% अतिरिक्त टैक्स था, जो शिवाजी उस क्षेत्र पर अपने वंशानुगत अधिकार के दावे के रूप में वसूलते थे। ये उनकी सॉवरेनिटी का प्रतीक था। सही। और सैन्य सुधारों में सबसे बड़ा कदम था जागीरदारी प्रथा को खत्म करना। उन्होंने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। ये इतना बड़ा बदलाव क्यों था? ये क्रांतिकारी कदम था। देखिए, जागीरदारी सिस्टम में सेनापति या सरदार को उसकी सेवा के बदले जमीन यानी जागीर दे दी जाती थी। हाँ। इससे होता ये था कि सेनापति अपनी जागीर और अपनी निजी सेना के प्रति ज्यादा वफादार हो जाता था, राजा के प्रति कम। अच्छा। शिवाजी ने इस प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ लिया। नकद वेतन देकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सेना की वफादारी सीधे छत्रपति के प्रति हो, किसी स्थानीय सरदार के प्रति नहीं। तो एक सेंट्रलाइज्ड और प्रोफेशनल सेना की नींव रखी उन्होंने। हाँ। तो शिवाजी ने एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड नींव तो रख दी, लेकिन किसी भी साम्राज्य की असली परीक्षा तो उसके संस्थापक के जाने के बाद ही होती है। बिल्कुल। औरंगजेब को भी यही लगा होगा कि शिवाजी के जाते ही ये साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और उसने कोशिश भी पूरी की। हाँ, उसने शिवाजी के बेटे संभाजी को बहुत क्रूरता से मरवा दिया। ये मराठों के लिए एक भयानक आघात था। लेकिन साम्राज्य बिखरा नहीं। नहीं। संभाजी की मृत्यु के बाद ताराबाई जैसी लीडर्स ने कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और मुगलों ने एक नई चाल चली। उन्होंने संभाजी के बेटे साहू जी, जो सालों से उनकी कैद में थे, उन्हें रिहा कर दिया। ये मुगलों की एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। दुश्मन को आपस में लड़वा दो। सही। साहू जी की रिहाई ने मराठों को दो गुटों में बांट दिया। एक जो साहू जी को अपना छत्रपति मानता था और दूसरा जो ताराबाई के साथ था। और इसका नतीजा हुआ 1707 में खेड़ा का युद्ध, एक गृह युद्ध। हाँ, जिसमें साहू जी की जीत हुई। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक नए पावर सेंटर का उदय हुआ। पेशवा? हाँ, जो पद शिवाजी के समय में प्रधानमंत्री का था, वो अब धीरे धीरे असली शासक का पद बनने लगा। इसकी शुरुआत हुई बालाजी विश्वनाथ से। वो एक बेहद काबिल राजनयिक थे, जिन्होंने साहू जी की स्थिति को मजबूत किया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी 1719 में मुगलों से की गई एक संधि, जिसके तहत मराठों को पूरे दक्कन से आधिकारिक तौर पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। मतलब मुगल भी कागज पर मराठा ताकत को स्वीकार कर रहे थे। बिल्कुल। बालाजी विश्वनाथ के बाद आए उनके बेटे बाजीराव प्रथम। हाँ, जिन्हें मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तारक माना जाता है। और उनके बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब। इनके समय में मराठा साम्राज्य अटक से कटक तक फैल गया। पर यहाँ एक अजीब बात है। हमने देखा कि सत्ता छत्रपति से पेशवा के हाथ में आ गई। आमतौर पर इसे गिरावट के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यहाँ साम्राज्य का विस्तार और भी तेजी से हुआ। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसका जवाब मराठा साम्राज्य के बदलते हुए स्ट्रक्चर में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, शिवाजी का मॉडल एक सेंट्रलाइज राजशाही का था। पेशवाओं ने इस मॉडल को बदल दिया। उन्होंने साम्राज्य को एक कन्फेडरेशन या कहिए महासंघ में बदल दिया, जहां अलग अलग मराठा सरदार, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हाँ, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त थे, लेकिन वे सब पुणे में बैठे पेशवा को अपना प्रमुख मानते थे। अच्छा, तो इस मॉडल ने विस्तार करना आसान बना दिया, क्योंकि हर सरदार अपने इलाके को बढ़ाने के लिए मोटिवेटेड था। बिल्कुल। इसने मराठा ऊर्जा को एक साथ कई दिशाओं में फैला दिया, लेकिन इसने भविष्य के खतरे के बीज भी बो दिए। और इस बदलाव पर औपचारिक मोहर लगी 1750 की संगोला की संधि से, जिसके बाद छत्रपति सिर्फ नाम के राजा रह गए और सारी वास्तविक शक्ति पेशवा के दफ्तर यानी पुणे में शिफ्ट हो गई। हाँ, सत्ता का केंद्र सतारा से पुणे आ गया। तो साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन जैसा कि होता है, शिखर के बाद ढलान आती है और मराठों के लिए ये ढलान बहुत ही भयानक थी। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत भारतीय इतिहास का एक जख्म है।
ये लड़ाई मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। और इसमें मराठों की बहुत विनाशकारी हार हुई। इतनी विनाशकारी कि कहा जाता है कि महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसने अपना कोई सदस्य ना खोया हो। उनकी एक पूरी पीढ़ी उस युद्ध के मैदान में मारी गई। इस हार का तात्कालिक असर तो भयानक था ही, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने उत्तर भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक शून्य पैदा कर दिया। मराठा शक्ति जो अब तक सबसे बड़ी थी, वो अचानक कमजोर पड़ गई। और इस शून्य को भरने के लिए कौन तैयार बैठा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल। कई इतिहासकार मानते हैं कि पानीपत की हार ने ही भारत में ब्रिटिश राज का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन मराठा शक्ति पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। माधवराव प्रथम जैसे काबिल पेशवा ने पानीपत के बाद मराठा शक्ति और प्रतिष्ठा को फिर से जोड़ने की जबरदस्त कोशिश की। और उनके समय में नाना फडणवीस जैसे चतुर राजनेता का उदय हुआ। हाँ। एक मिनट, श्रोत नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कह रहा है। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट या शायद अपमान है। इसका क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ चालाक थे या उन्हें मौकापरस्त और क्रूर भी माना जाता था? इसका मतलब है कि वो उस दौर के सबसे चतुर और दूरदर्शी राजनयिक थे। मैकियावेली की तरह उनका मानना था कि राज्य को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाना जायज है। उन्होंने माधवराव की मृत्यु के बाद बारभाई काउंसिल के जरिए बिखरते साम्राज्य को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन उनके बाद चीजें तेजी से बिखरने लगीं। और यहीं से कहानी में अंग्रेजों की सीधी एंट्री होती है। हाँ। पहले आंग्ल मराठा युद्ध में तो मराठे बराबरी पर रहे, लेकिन उसके बाद क्या गलत हुआ? श्रोत में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का जिक्र है, जो निर्णायक साबित हुआ। लेकिन ये ढलान शुरू कहाँ से हुई? ये ढलान धीरे धीरे आई। इसकी शुरुआत हुई 1802 की बसई की संधि से। अच्छा। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों से सब्सिडरी अलायंस, मतलब सहायक संधि कर ली। ये तो एक तरह से अपनी आजादी को गिरवी रखने जैसा था। बिल्कुल। इस संधि का मतलब था कि पेशवा की विदेश नीति अब अंग्रेज तय करेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए एक ब्रिटिश सेना पुणे में रहेगी, जिसका खर्च भी पेशवा ही उठाएंगे। हाँ। ये मराठा साम्राज्य के ताबूत में पहली कील थी। तो इससे तो पेशवा एक तरह से अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए। हाँ। और जब दूसरे मराठा सरदारों जैसे सिंधिया और भोंसले ने इसका विरोध किया, तो अंग्रेजों ने उन्हें दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में एक-एक करके हरा दिया। और तीसरा युद्ध तो बस एक औपचारिकता थी। हाँ, इसके बाद पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। तो अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। हाँ। इतने शक्तिशाली साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? श्रोत इसका मुख्य कारण मराठा सरदारों की आपसी फूट को बताता है। लेकिन क्या ये इतना सरल है? नहीं, आपसी फूट तो एक लक्षण था, बीमारी नहीं। अच्छा, तो बीमारी क्या थी? बीमारी व्यवस्था की बनावट में ही छिपी थी। याद कीजिए, हमने बात की थी कि शिवाजी ने जागीरदारी प्रथा को क्यों खत्म किया था? हाँ, ताकि सरदार ज्यादा शक्तिशाली न हो जाएं। ये तो विडंबना है, यानी साम्राज्य को फैलाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया, उसी ने उसे डुबो दिया। ठीक यही हुआ। इस सरंजामी प्रथा ने सिंधिया, होलकर, भोंसले जैसे सरदारों को अपने अपने क्षेत्रों में लगभग स्वतंत्र शासक बना दिया। उनकी अपनी सेनाएं थीं, अपने खजाने थे। हाँ, उनकी वफादारी पुणे में बैठे पेशवा के प्रति कम और अपने वंश के प्रति ज्यादा हो गई। तो ये फूट अचानक पैदा नहीं हुई। ये उस डिसेंट्रलाइज्ड कन्फेडरेशन मॉडल का एक स्वाभाविक नतीजा थी। बिल्कुल, जिसे पेशवाओं ने बढ़ावा दिया था। जब केंद्रीय सत्ता यानी पेशवा मजबूत थी, तब सब साथ थे। जैसे ही वो कमजोर पड़ी, सब अपनी अपनी डफली बजाने लगे। और अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया। सही। तो आज हमने मराठा साम्राज्य के इस असाधारण सफर को देखा, एक कहानी जो शिवाजी के सेंट्रलाइज्ड विजन से शुरू हुई, पेशवाओं के दौर में एक विशाल कन्फेडरेशन के रूप में अपने चरम पर पहुंची और अंत में अपनी ही बनावट के विरोधाभासों के कारण बिखर गई। ये सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। यह शासन प्रणाली, महत्वाकांक्षा और इस बात की कहानी है कि कैसे आंतरिक एकता ही किसी भी साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। और उसके बिना सबसे मजबूत किला भी ढह जाता है। सही बात है। चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत पतन का कारण आपसी फूट और व्यवस्था की खामियों को बताता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या मराठा कॉन्फेडरेशन जैसा डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल उस दौर में कभी भी टिकाऊ हो सकता था? खासकर जब उसका सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बेहद सेंट्रलाइज्ड, अनुशासित और एकल लक्ष्य वाली ताकत से हो रहा हो। क्या ये बिखरी हुई ताकतों और एक संगठित ताकत की लड़ाई थी
जिसका नतीजा पहले से ही तय था।